नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। यूपीपीसीएस प्री और आरओ एआरओ एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम घटनासार के करंट अफेयर्स की सीरीज़ कर रहे हैं। और इस अर्धवार्षिकी करंट अफेयर्स से जुड़े हुए ऑलरेडी 4 क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ, ये 5वां पार्ट है। और हमेशा की तरह एक ही चीज़ सबसे पहले आपसे कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को देखें या न देखें, लेकिन आपके पास बुक ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आप चीज़ों को समझ लेंगे, चीज़ों को पढ़ लेंगे, लेकिन उन चीज़ों को लंबे समय तक याद नहीं रख पाएंगे। और उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है रिवीजन। आप अगर आयोग की इन दोनों परीक्षाओं में से कोई भी परीक्षा देने जा रहे हैं, चाहे आप आर ओ या आर ओ देने जा रहे हैं या आप यूपीपीसीएस प्री देने जा रहे हैं, दोनों ही एग्ज़ाम्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के बिना आप इस एग्ज़ाम को नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ से मैं आपकी सिर्फ इस तरह की हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपके पास ये किताब है, क्योंकि किताब में बहुत सारा कंटेंट दे रखा होता है और हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम क्या छोड़ें क्या पढ़ें। क्या पढ़ने से भी ज़्यादा ज़रूरी है क्या छोड़ें जो हमको नहीं पढ़ना है, हमारे काम का नहीं है। तो एक तरह से मैं आपकी इस बुक को शॉर्टलिस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि लास्ट टाइम पर जब इस बुक का आप रिवीजन करें तो उस रिवीजन में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आपको ना आए। तो भैया किताब आप सभी के पास होनी ही चाहिए, ये बात अपने दिमाग में लेकर के चलिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में सीमा विवाद से जुड़ा हुआ एक समझौता हाल ही में संपन्न हुआ है 20 अप्रैल 2023 को। इन दोनों स्टेट्स के बीच में लगभग 700 किलोमीटर से भी ज़्यादा सीमा को लेकर के काफ़ी लंबे समय से एक विवाद की स्थिति बनी हुई थी, जिसको असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा और अरुणाचल के सीएम प्रेमा खांडू ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में नई दिल्ली में उपस्थित होकर के एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और इसी के साथ में लगभग 1972 से चला आ रहा इन दोनों स्टेट्स के बीच में जो अंतर्राज्यीय सीमा विवाद था, वो यहाँ से समाप्त हो गया है। अब देखिए, इसमें इतनी सारी चीज़ें दे रखी हैं, लेकिन आपके लिए यही 2-3 चीज़ें ज़रूरी थी जो मैंने बताई, यही चीज़ करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। आपके पास बुक होगी तो जो जो चीज़ें मैं आपको बताते चल रहा हूँ उनको हाईलाइट कर लेंगे, और जब रिवीजन का टाइम आएगा तो आप सिर्फ इन्हीं चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे, पूरी किताब को नहीं पढ़ेंगे। इससे क्या होगा, मान करके चलिए फर्स्ट टाइम पर आप इस बुक को पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा टाइम लगे, लेकिन रिवीजन की मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ कि जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ जिन जिन चीज़ों को, आप इन चीज़ों को यहाँ पर बुक में अंडरलाइन हाईलाइट करते चलेंगे, तो रिवीजन जब आप करेंगे तो मैक्सिमम 2 दिन का टाइम लगेगा। 2 दिन का भी नहीं लगेगा, अगर आप ठीक ठाक तरीके से आपकी स्पीड है तो 2 दिन से भी कम समय में इस बुक का आराम से आप रिवीजन करेंगे, और इस तरीके से 2 से 3 बार एग्जाम टाइम तक आप इसका रिवीजन कर पाएंगे। अगला है, जम्मू कश्मीर के बाद में राजस्थान में भी लिथियम के भंडारों की खोज हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो साइट है वो याद रखनी है, स्थान कौन सा है। राजस्थान के नागौर जिले के डेगाना नामक स्थान पर, जिले का नाम है नागौर, और नागौर में कौन सा स्थान पड़ता है जहाँ पर लिथियम के भंडार खोजे गए हैं, वो है डेगाना। ठीक है, इससे पहले जम्मू कश्मीर में जो है लिथियम के भंडार खोजे गए थे, लेकिन यहाँ पर ये बताया गया है कि जम्मू कश्मीर में जो लिथियम के भंडार मिले थे, वे, उनकी अगर मात्रा का आकलन किया जाए तो उससे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में राजस्थान में लिथियम के भंडार मिले हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि जितना भी अनुमानित मात्रा बताई जा रही है लिथियम की, अगर ये सारी की सारी वहाँ पर उपस्थित होती है और भारत इसका जो है खनन करने में अगर सक्षम होता है, तो चीन का जो एकाधिकार है लिथियम के प्रोडक्शन पर, उसका जो मोनोपोली है चीन का, वो यहाँ से समाप्त हो सकता है। इसके अलावा हमारे देश में जो मांग है लिथियम की, उसकी लगभग 80% डिमांड को ये जो भंडार है वो पूरा कर सकता है। लिथियम को जनरली विदेशों से आयात किया जाता है, जिसकी वजह से इसकी कीमतें जनरली कैसी होती हैं, महंगी होती हैं। यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है लिथियम का, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वाहन जो होते हैं, उनमें जो बैटरी यूज़ की जाती है उसमें लिथियम का यूज़ होता है। और आने वाले समय में इनका प्रयोग जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है बढ़ने वाला है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर जो देश जो हैं वो डीजल और पेट्रोल वाले वाहनों के स्थान पर अब इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक वाहन में लिथियम आयन बैटरी का यूज़ किया जाता है, लिथियम आयन बैटरी का यूज़ किया जाता है। लिथियम क्या है, ये एक लौह धातु है जिसका यूज़ मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक वाहन और अन्य चार्जेबल बैटरी बनाने में किया जाता है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2050 तक लिथियम धातु की जो ग्लोबल डिमांड है, वैश्विक मांग है, इसमें लगभग 500% की वृद्धि हो सकती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ेगी। अब मोबाइल, लैपटॉप और जो आईपैड वगैरह ये सारे आप देख ही रहे हैं, इनकी डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इनमें भी लिथियम आयन बैटरी यूज़ होती है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी सारे सारे कंट्री जो हैं पर्यावरण हितैषी वाहनों की दृष्टि से उनको प्रमोट कर रहे हैं।
तो जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल बनेंगे उसमें भी ये लिथियम आयन बैटरी यूज़ हो रही है। तो इस तरीके से एक अनुमान लगाया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा कि 2050 तक ग्लोबल डिमांड में लगभग 500% की ग्रोथ इसमें हो सकती है। तो इस लिहाज से ये जो लिथियम के भंडार मिले हैं भारत में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा। नेपाल के प्रधानमंत्री, इनका नाम है पुष्प कमल दहल प्रचंड। ठीक है, ये जो है 31 मई से लेकर के 3 जून 2023 तक भारत की सरकारी यात्रा पर रहे हैं। दिसंबर 2022 में नेपाल के प्रधानमंत्री बनने के बाद में प्रचंड की यह पहली विदेश यात्रा थी। यानी जब ये पीएम बने, इनके बाद में जो पीएम बनने के बाद में सबसे पहली जो विदेश यात्रा इन्होंने की है वो भारत की है। हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो नेपाल के पीएम हैं उनके बीच में 1 जून 2023 को वार्ता संपन्न हुई है। नेपाल से भारत को विद्युत निर्यात में वृद्धि और भारत के सहयोग से वहां पर निर्माणाधीन 900 मेगावाट की 3 जल विद्युत परियोजनाओं आदि की प्रगति पर संतोष वार्ता जो है वहां पर व्यक्त की गई है। ठीक है, इसके साथ साथ वर्तमान में भारत जो है वो नेपाल से 450 मेगावाट विद्युत का आयात हर वर्ष करता है और अगले एक दशक में इसे 10,000 मेगावाट करने का लक्ष्य समझौते के तहत निर्धारित किया गया है। ठीक है, भारत बिजली का आयात कहाँ से करता है? नेपाल से करता है। और वर्तमान में कितना आयात कर रहा है? लगभग 450 मेगावाट कर रहा है। अगले 10 सालों में इसे 10,000 मेगावाट करने का लक्ष्य इस समझौते के तहत रखा गया है। इसके अलावा नेपाल में महाकाली नदी पर सिरसा और झूलाघाट पर अनुदान सहायता के तहत 2 पुल बनाने की सहमति भारत की ओर से दी गई है नेपाल को। ठीक है, नेपाल में ही महाकाली नदी पर सिरसा और झूलाघाट है, वहां पर भारत सहयोग करेगा पुल बनाने में। भारत और नेपाल के बीच में पारगमन संधि, ट्रीटी ऑन ट्रांजिट, इसकी समीक्षा के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर वार्ता के दौरान किए गए। नवीनीकृत संधि में नेपाली माल के समुद्री बंदरगाहों तक पहुंच के लिए नए रेल मार्गों के साथ साथ भारत जो है अपने जितने भी आंतरिक जलमार्ग हैं उनके उपयोग की सुविधा भी नेपाल को प्रदान करेगा। नेपाल में एक उर्वरक संयंत्र की स्थापना की नेपाल की जो डिमांड थी उसको भी भारत ने स्वीकार कर लिया। तो भारत की सहायता से नेपाल में क्या किया जाएगा? उर्वरक संयंत्र स्थापित किया जाएगा। नेपाल में पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति के लिए मोतीहारी, जो कि बिहार में एक स्थान है, यहाँ से लेकर के अमलेखगंज, ये नेपाल का एक स्थान है। तो मोतीहारी बिहार से लेकर के अमलेखगंज नेपाल तक जो पाइपलाइन बिछाई गई ही पहले, उसका विस्तार अब चितवन तक करने का निर्णय वार्ता में लिया गया है। इसके अतिरिक्त सिलीगुड़ी से पूर्वी नेपाल के झापा तक एक अन्य पाइपलाइन बिछाने का निर्णय भी इस बातचीत में किया गया है। दोनों देशों के बीच में कुल मिलाकर के 6 परियोजनाओं की वर्चुअल मोड में शुरुआत दोनों प्रधानमंत्रियों ने वार्ता के दौरान की है। और कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं दोनों देशों के बीच में? तो 7 अलग अलग प्रकार के यहाँ पर समझौतों पर हस्ताक्षर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच में हुए हैं, जिनमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, कनेक्टिविटी, पेट्रोलियम इंफ्रास्ट्रक्चर, सीमा पर भुगतान तंत्र निर्णय और एकीकृत चेक पोस्ट, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। बड़े आराम आराम से चीज़ों को करेंगे क्योंकि ये मतलब वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि मैं हर वीडियो में लगभग 20 पेजेस कवर कर रहा हूँ इस बुक में। कुल मिलाकर के कितने पेजेस हैं? आपके 180 पेजेस हैं और इस वीडियो के साथ में लगभग 60 पेज तक आपकी बुक कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद में 120 बचेंगे, तो लगभग 6 पार्ट और अभी इसके आएंगे, तब जा कर के ये बुक कंप्लीट होगी। तो धैर्य के साथ में बने रहना है। और आपको अगर बोरियत होती है तो बेशक आप यहाँ से स्किप कर सकते हैं, लेकिन मेरी एक बात दिमाग में बिल्कुल ज़रूर बढ़िया तरीके से इसको रख लीजिएगा, क्योंकि देखिए करंट अफेयर से अकेले 30 प्रश्न आते हैं और ये एक ऐसा पोर्शन है जिसको आप आसानी से कवर भी कर सकते हैं। बाकी आप हिस्ट्री की तरफ जाएं, आप ज्योग्राफी की तरफ जाएं या किसी अन्य पार्ट की तरफ जाएं, तो वहाँ पर क्या है, सर्टेनिटी नहीं है, आपको पता नहीं है कि प्रश्न कहाँ से पूछ लिया जाए। लेकिन करंट अफेयर्स इम्पॉर्टेंट भी होता है और इसको कवर करना भी आसान होता है अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही तरीके की है ना। बोरियत होती है पढ़ने में, जो भी अच्छी चीज़ें होती हैं उनको पढ़ने में हमेशा बोरियत होती है, और पढ़ाई तो बोरियत है ही। पढ़ाई में मज़ा नहीं आता है किसी को भी, करनी पड़ती है क्योंकि कुछ ना कुछ करना है लाइफ में। तो क्योंकि 30 नंबर का पोर्शन है तो इसको हम हल्के में नहीं ले सकते, पूरी तरीके से हमको पढ़ना ही पड़ेगा। मन नहीं है तब भी पढ़ना पड़ेगा और बार बार पढ़ना पड़ेगा। तो ये चीज़ अपने दिमाग में रखिएगा। देश के 33 नए उत्पादों को जीआई टैग। भारत सरकार ने विभिन्न राज्यों के 33 नए उत्पादों को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग 31 मार्च 2023 में
प्रदान किया है, जो 2022-23 में उच्चतम जीआई पंजीकरण का रिकॉर्ड है, जिसमें बिहार का एक प्रोडक्ट है, उत्तर प्रदेश के 10 हैं, मध्य प्रदेश का एक, छत्तीसगढ़ का एक, तमिलनाडु के 11, लद्दाख का एक, जम्मू कश्मीर के 8 उत्पाद जो है इसमें शामिल किए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश के याद रखेंगे 31 मार्च 2023 में जो है उत्तर प्रदेश के 10 उत्पादों को जीआई टैग मिला है। मार्च 2023 तक भारत में जीआई टैग प्राप्त उत्पादों की कुल संख्या बढ़कर कितनी थी? 465। कब तक है ये? मार्च 2023 तक, जिसमें अगस्त 2023 तक काफ़ी वृद्धि हो चुकी है। जीआई टैग 1999 के भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम के अनुसार जारी किए जाते हैं। भारत में पहला जीआई टैग किसको मिला था? ये दार्जिलिंग चाय को मिला था। पश्चिम बंगाल की ये चाय है जो कि पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र में उगाई जाती है, तो इसको दार्जिलिंग चाय बोल देते हैं। तो इसको भारत का पहला जीआई टैग मिला था। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कुछ अन्य उत्पाद जैसे बनारसी पान, ठीक है, सुपारी, बनारसी लंगड़ा आम हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ वाराणसी शहर का रामनगर भंटा बैंगन होता है ये, आदमचीनी चावल चंदौली, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अलीगढ़ का ताला, बखीरा के पीतल के बर्तन, बांदा सजर का पत्थर शिल्प, नगीना का लकड़ी शिल्प, और प्रतापगढ़ आंवला, प्रतापगढ़ जो है आंवला के लिए इसको जीआई टैग मिला है, और हाथरस को हींग के लिए जीआई टैग मिला है, ठीक है। तो ये सारे टैग्स हैं जो कि विशेष रूप से यूपी से रिलेटेड हैं। इनमें से इन सारी चीज़ों को एक बार देख लीजिएगा। अभी तक यूपी के कुल 45 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है, इनमें से 20 जो हैं अकेले वाराणसी क्षेत्र के। अब यहाँ पे बहुत सारे जीआई टैग दे रखे हैं, ठीक है, अलग अलग स्टेट्स के। तो उसमें से कुछ महत्वपूर्ण जो जीआई टैग है उनको आप याद रखिएगा। जैसे तमिलनाडु की हम बात करें तो यहाँ पर कम्बम पनीर थ्रेचाई, ठीक है, इसको याद रखेंगे। मार्तंडम शहद, ये भी तमिलनाडु का है। देखिए तमिलनाडु वगैरह के जो नाम होते हैं ना, तो उनको देख के ही आपको ऐसा फील आने लग जाएगा ये साउथ का है, तमिलनाडु का है। तमिलनाडु के ऊटी वर्की सहित 11 उत्पादों को जो है जीआई टैग मिला है, तमिलनाडु के संबंध में बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो रामबन सुलाई शहद, ठीक है, और बसोहली पेंटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बसोहली पेंटिंग ये कहाँ से रिलेटेड है? जम्मू कश्मीर से। तो ये सारी चीज़ों के साथ साथ कुल मिलाकर के 8 उत्पादों को जीआई टैग मिला है जो कि जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। ये इंपॉर्टेंट है। बिहार का मरचा चावल, मिर्च चावल भी इसको बोलते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के रीवा सुंदरजा आम, छत्तीसगढ़ नगरी के दुबराज चावल, और लद्दाख के सिंग्स को उसको जीआई टैग जो है दिया गया है। यहाँ से देखते हैं। देखिए जो मरचा चावल होता है इसके बारे में भी जान लीजिए। मरचा चावल क्या होता है? ये दाने के आकार का काली मिर्च के समान चावल होता है, इसलिए इसे मरचा चावल या मिर्चा चावल कहा जाता है। और अनाज और गुच्छे में अपनी अनूठी सुगंध के कारण ये चावल सबसे अलग दिखता है। मरचा चावल में अपनी एक सुगंध होती है, स्वादिष्टता होती है। सुगंधित चूरा या चावल के जो गुच्छे होते हैं वो बनाने के लिए ये विशेष रूप से जाना जाता है। जब ये चावल पक जाता है तो इसमें पॉपकॉर्न जैसी ही स्मेल आती है, और ये भुरभुरा, बिना चिपचिपा, मीठा और आसानी से पचने वाला चावल होता है। सुंदरजा जो आम है मध्य प्रदेश के रीवा जिले का, इसकी अनूठी गुणवत्ता ये है कि इसमें फाइबर की बहुत कमी पाई जाती है, और जो शुगर होती है, नेचुरल शुगर, उसकी भी मात्रा इसमें कम होती है। इस वजह से जो डायबिटीज़ पेशेंट हैं वो भी जो है इसको यूज़ कर सकते हैं, खा सकते हैं। इसके अलावा अगर मध्य प्रदेश के कुछ और जीआई उत्पादों को देखा जाए जिनको जीआई टैग मिला है, तो सीहोर का सरबती गेहूँ, मुरैना की गजक, डिंडोरी की गोंड पेंटिंग, ग्वालियर का कारपेट, उज्जैन की बाटिक प्रिंट, और जबलपुर के पास में भेड़ा घाट का स्टोन क्राफ्ट, बालाघाट की वाराशियोनी की साड़ी, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को जो कि एमपी से रिलेटेड है जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर कुल जो जीआई टैग वाले उत्पाद हैं उनकी संख्या कितनी हो गई है? 19 हो गई है। नागरी दुबराज धमतरी छत्तीसगढ़ में चावल की एक पारंपरिक विशेष किस्म है। तो आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चंस रिवर्स करके पूछे जा सकते हैं कि नागरी दुबराज क्या है? तो ये क्या है? ये चावल की एक पारंपरिक विशेष किस्म है जो कहाँ से रिलेटेड है? धमतरी नामक स्थान से, जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है। लद्दाख सिंग्स को उसका नाम आया था, तो ये क्या है? लद्दाखी लकड़ी की नक्काशी का एक प्रकार है जिसको लद्दाख सिंग्स कोस कहा जाता है। इसको भी जीआई टैग मिला है। लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी इंडिया, जिसको संक्षेप में बोलते हैं लीगो इंडिया, इसकी स्थापना को मंजूरी दी जा चुकी है। तो जो लीगो इंडिया की स्थापना को जो मंजूरी मिली है, ठीक है, तो इस पर निर्णय लिया गया है 6 अप्रैल 2023 को। कुल लागत इसमें कितनी आ रही है? 2600 करोड़ रुपए की, ठीक है।
परमाणु ऊर्जा विभाग ने इस बारे में जारी एक बयान में कहा कि ब्रह्मांड की बेहतर समझ और न्यूट्रॉन सितारों या ब्लैक होल्स जैसी खगोलीय अवधारणाओं के अध्ययन के लिए गुरुत्वाकर्षी तरंगों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। उसी को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। 2 वेधशाला पहले से अमेरिका में स्थापित हैं। ऐसी तीसरी वेधशाला भारत में बनाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में मार्च 2016 में अमेरिका के साथ में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। लीगो इंडिया का संचालन कौन करता है? तो इसका संचालन करेगा परमाणु ऊर्जा विभाग। ठीक है, याद रखेंगे। लीगो इंडिया का संचालन कौन करेगा? भारत का परमाणु ऊर्जा विभाग इसका संचालन करेगा। और परियोजना के लिए ये इम्पोर्टेंट है, लीगो इंडिया की जो परियोजना है, इस परियोजना के लिए महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में 174 हेक्टेयर ज़मीन अधिग्रहित भी की जा चुकी है। तो जो लीगो इंडिया वाली परियोजना है, इससे जुड़ा हुआ जो साइट है वो याद रखेंगे, महाराष्ट्र का हिंगोली जिला। इसके बाद में बात करते हैं अंतरिक्ष नीति 2023 पर। अंतरिक्ष कार्यक्रम में सुधारों को लेकर के केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा मामलों की समिति ने 6 अप्रैल 2023 को अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी प्रदान की। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 6 अप्रैल 2023 को अंतरिक्ष नीति 2023 को जो है मंजूरी प्रदान की गई है। इस नीति के द्वारा रणनीतिक क्षेत्र को छोड़ करके बाकी के जितने भी क्षेत्र हैं अंतरिक्ष के मामले से जुड़े हुए, उनको प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया है इस नीति के तहत, है ना। तो नई अंतरिक्ष नीति लागू होने के बाद में अंतरिक्ष कार्यक्रमों में निजी क्षेत्र की जो हिस्सेदारी है वो यहाँ से बढ़ेगी। अंतरिक्ष नीति देश में पहली बार बनी है, लेकिन इससे पहले 2020 में अंतरिक्ष क्षेत्र में कुछ सुधार शुरू किए गए थे। तब सरकार ने अंतरिक्ष को बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र को निजी क्षेत्र की शिक्षण संस्थानों और स्टार्टअप के लिए खोला था। अभी ट्रेड के लिए खोल दिया है। इसके लिए नई एजेंसी जिसका नाम है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, इन स्पेस इसको संक्षेप में कहते हैं, इसकी स्थापना भी की गई है। और अभी तक अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 200 से ज़्यादा स्टार्टअप्स और अन्य उद्यम पंजीकृत हो चुके हैं, इनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। मैकेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में विश्व की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का आकार लगभग 500 अरब डॉलर के करीब रहा है। यह 9-10% प्रतिवर्ष की गति से बढ़ रही है, लेकिन इसमें भारत की हिस्सेदारी मात्र 2% की है। तो प्राइवेट सेक्टर को जब इसमें मंजूरी मिली है, रणनीतिक क्षेत्र को छोड़ करके बाकी की जितनी भी कोई प्रोजेक्ट या परियोजनाएं हुआ करेंगी, उसमें प्राइवेट सेक्टर की भी भागीदारी यहाँ पे बढ़ेगी। तो इस वजह से क्या होगा कि जो भारत की हिस्सेदारी है टोटल अंतरिक्ष की जो अर्थव्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं ये 2% रही है, तो इससे कहीं ना कहीं इसके बढ़ने के चांसेस रहेंगे। इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा है कि इस नई नीति से अगले कुछ वर्षों में भारत की जो हिस्सेदारी है ग्लोबली, पूरे वैश्विक संदर्भ में, तो ये 10% तक पहुंचने की इसकी संभावना है। अभी वर्तमान में 2% हिस्सेदारी है भारत की, ठीक है, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में। पहली बार इसरो के लॉन्च पैड से एक निजी कंपनी जिसका नाम है मैसर्स स्काई रूट सब ऑर्बिट, ठीक है, मैसर्स स्काई रूट कंपनी का नाम है, इसका जो रॉकेट है विक्रम 1, इसका प्रक्षेपण किया गया। एक निजी कंपनी अग्निकुल ने लिक्विड इंजन का परीक्षण भी किया है। इससे पहले 2019 में इसरो से जुड़े कार्य के लिए एक सार्वजनिक कंपनी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की स्थापना भी की गई थी, जो इसरो की व्यापारिक संस्थान के रूप में कार्य कर रही है। हिमाचल की कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग का संरक्षित भौगोलिक संकेतक जो है दिया गया है। यूरोपीय आयोग ने भारत की अनूठी कांगड़ा चाय के लिए संरक्षित भौगोलिक संकेतक जिसको बोलते हैं पीजीआई, ये प्रदान किया है। ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में उगाई जाती है। तो याद रखेंगे, कांगड़ा चाय हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से। यूरोपीय आयोग ने 22 मार्च 2023 को पीजीआई देने की अधिसूचना जारी की, जो 11 अप्रैल 2023 से लागू हो गया है। कांगड़ा चाय को 2005 में भौगोलिक संकेतक मिला था, यानी जीआई टैग का दर्जा दिया गया था, ये भी याद रखेंगे। मैंने केवल उन्हीं चीज़ों को हाईलाइट किया है जो कि ज़रूरी हैं, जहाँ से कि प्रश्न बन सकते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पे कि दार्जिलिंग चाय भौगोलिक संकेतक टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद था, भी थोड़ी देर पहले भी आपने पढ़ा था। और 2004 में इस मशहूर बेवरेज को जो है पहचान मिली थी। आगे देखते हैं। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक देश जो है वो बन गया है, ठीक है। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन की अप्रैल 2023 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार 2026 तक भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बनने की ओर अग्रसर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की सौर विनिर्माण क्षमता 2020 में 10 गीगावाट थी, इससे बढ़कर के 2030 तक 50 गीगावाट होने की इसकी संभावना है, ऐसा
इस रिपोर्ट में कहा गया है, सरकार ने घरेलू सौर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न नीतियां और योजनाएं भी शुरू की हैं, जैसे उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना। इस योजना के तहत सरकार ने सौर पीवी खंड के लिए 4500 करोड़ रुपए यानी लगभग $600 मिलियन का बजट जो है वो निर्धारित किया है। कोई अन्य भारतीय कंपनियां भी सौर विनिर्माण में निवेश कर रही हैं। उदाहरण के लिए अडानी सोलर ने गुजरात में 1.2 गीगावाट सोलर सेल और मॉडल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित की है। और इसके अलावा दूसरी कंपनी है टाटा पावर सोलर, ठीक है। तीसरी कंपनी है वारी एनर्जी, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी भारतीय कंपनियां हैं जो सौर विनिर्माण में जो है इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। तो इनके नाम याद रखेंगे, अडानी सोलर, टाटा पावर सोलर और वारी एनर्जी। भारत को यूएन सांख्यिकी आयोग, नारकोटिक्स, ड्रग्स और यूएन एचआईवी कार्यक्रम के समन्वय बोर्ड में एक सदस्य के रूप में चुना गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसका निर्णय कब हुआ था? ये 6 अप्रैल 2023 को हुआ था। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद इसमें आयोजित एक बैठक के दौरान एक मतदान किया गया, उस मतदान में इसका निर्णय लिया गया। सांख्यिकी आयोग में भारत की सदस्यता 4 वर्ष की होगी और शुरुआत कब से मानी जाएगी इसकी? 1 जनवरी 2024 से। पूरी कहानी में से क्या याद रखना है कि भारत इसका सदस्य है और दूसरी सीट जो है उसके लिए किसको चुना गया है? दक्षिण कोरिया को। जस्टिस इंडिया रिपोर्ट 2022, हाल ही में टाटा ट्रस्ट के द्वारा इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 जारी की गई है। ये इसका तीसरा संस्करण है। इससे पहले वर्ष 2019 और वर्ष 2020 में भी इसको जारी किया गया था। तो 19, 20 और 22 ये तीसरा संस्करण इसका जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2022 तक जो हाई कोर्ट्स थे उनमें स्वीकृत न्यायाधीशों की कुल संख्या थी 1108, लेकिन इसके स्थान पर ये जो हाई कोर्ट्स थे केवल 778 न्यायाधीशों के साथ में कार्य कर रहे थे। अधीनस्थ या सबॉर्डिनेट कोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पर स्वीकृत संख्या कितनी है न्यायाधीशों की? 24,631। स्वीकृत संख्या मतलब इतने यहाँ पे होने ही चाहिए, लेकिन इनकी तुलना में सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में जो न्यायाधीश काम कर रहे हैं उनकी संख्या है 19,288। स्वीकृत हैं 24,631 और जो काम कर रहे हैं वर्तमान में 19,288। ये इस इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में बताया गया है। इसके साथ साथ उच्च न्यायालय के स्तर पर केस की उच्चतम औसत पेंडेंसी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। मतलब औसत पेंडेंसी का मतलब समझ रहे हैं, कोई भी न्यायालय में कोई वाद गया, कोई भी मामला गया तो लगभग 11.34 वर्ष में उसका निपटारा होता है। तो इस हिसाब से उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पेंडेंसी रहती है। और परीक्षाओं के संदर्भ में तो आपको पता ही है कि ऐसा कोई एग्ज़ाम है नहीं यूपी का जो कोर्ट के दर्शन करके ना आए। मतलब लगभग सभी एग्ज़ाम्स मेरी नज़र में, अगर एक तरह से ये पीसीएस वाले एग्ज़ाम्स को छोड़ दिया जाए तो बाकी के जितने भी सी ग्रुप और डी ग्रुप के जितने भी पेपर्स होते हैं वो सारे के सारे कोर्ट्स तक जाते हैं। तो ये तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम विद्यार्थी जीवन में देखते हैं। इसके अलावा सामाजिक स्तर पर भी बहुत सारे ऐसे वाद होते हैं जिनको निपटने में 10-10 साल का, 11-11 साल का, 12-12 साल का समय लग जाता है। तो पेंडेंसी के मामले में यूपी सबसे पहले स्थान पर है। इसके बाद में दूसरा स्थान है वेस्ट बंगाल का, जहाँ पर के उच्चतम जो औसत पेंडेंसी है वो 9.9 ईयर है। उच्च न्यायालयों में सबसे कम औसत पेंडेंसी त्रिपुरा में है, यहाँ लगभग 1 साल में मामला निपट जाता है। उसके बाद में सिक्किम है, यहाँ पर है 1.9 ईयर और मेघालय में है 2.1 वर्ष, ठीक है। केस क्लियरेंस रेट 1 वर्ष में कुल दर्ज किए गए मामलों में से निपटाए गए मामलों की संख्या के अनुपात को दर्शाता है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था। सीसीआर यानी केस क्लियरेंस रिपोर्ट का केस क्लियरेंस रेट का 100% से अधिक होना दर्शाता है कि लंबित मामलों की संख्या में धीरे धीरे क्या हो रही है? कमी हो रही है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार 2018-19 के दौरान केवल 4 उच्च न्यायालयों का सीसीआर 100% था या उससे ज़्यादा था। हालांकि 2022 में 100% या उससे ज़्यादा सीसीआर वाले हाई कोर्ट्स की संख्या 12 थी। तो अभी आप ये याद रखेंगे 2022 वाला डेटा। 2022 में ऐसे हाई कोर्ट्स की संख्या जिनका सीसीआर केस क्लियरेंस रेट 100% या उससे ज़्यादा है 12 हैं। सबसे अधिक केस क्लियरेंस रेट वाले उच्च न्यायालयों में केरल सबसे पहले स्थान पर है, उड़ीसा दूसरे स्थान पर है, राजस्थान तीसरे स्थान पर है और बम्बई चौथे स्थान पर है। तो ये जो है यहाँ पर केस क्लियरेंस रेट का जो भी डेटा दिया गया है वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है।
न्याय वितरण के मामले में 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले 18 प्रमुख और मध्यम आकार के राज्यों में कर्नाटक पहले स्थान पर है, तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है और तेलंगाना तीसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश इस संबंध में 18वें स्थान पर सबसे नीचे है। तो ये सारी चीज़ें आप ऊपर पढ़ चुके हैं, तो दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे। 1 करोड़ से कम आबादी वाले 7 छोटे राज्यों की सूची में सिक्किम पहले स्थान पर है, अरुणाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर है और गोवा सबसे नीचे 7वें स्थान पर रहा है। 2021 के दौरान जेलों में कैदियों की संख्या में 10.8% की वृद्धि के साथ ही जेल में कैदियों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है और कैदियों की कुल संख्या में से 77% कैदी ऐसे हैं जो अंडर ट्रायल हैं, मतलब उनका मुकदमा अभी क्लियर नहीं हुआ है। देश के उच्च न्यायालयों और जिला अदालतों में 4.9 करोड़ मामले अभी तक लंबित हैं। 2020 और 22 के बीच में उच्च न्यायालयों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में लगभग 2% की वृद्धि हुई है। जिला अदालत स्तर पर जजों की कुल संख्या में महिलाओं की संख्या 35% है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार राज्य कानूनी सहायता सेवा प्राधिकरणों ने मुआवजे की मांग करने वाले 97,037 आवेदनों में से केवल 66% का ही निपटारा किया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा था इस रिपोर्ट से जुड़ा हुआ। और इस रिपोर्ट में न्याय प्रणाली के 4 प्रमुख स्तंभों की क्षमता का आकलन किया जाता है। मतलब ये जो स्कोर आपको दिखाई दे रहा है, तो इसमें ये 4 मानक हैं इसके। इसमें पुलिस की व्यवस्था देखी जाती है, जेल व्यवस्था देखी जाती है, न्यायपालिका की व्यवस्था और कानूनी सहायता। ये 4 प्रमुख स्तंभों की जो क्षमता है उसका आकलन जो है इस रिपोर्ट में किया गया है। इसरो के सबसे बड़े और भारी रॉकेट LVM-3 द्वारा 36 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया गया है। इसरो ने 26 मार्च 2023 को भारत का सबसे बड़ा और भारी LVM-3 यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया है। इस रॉकेट ने अपने साथ ब्रिटेन स्थित नेटवर्क एक्सेस एसोसिएटेड लिमिटेड वन वेब समूह जिसको कहा जाता है, इसके 36 उपग्रहों को अंतरिक्ष में पृथ्वी की निचली कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया है। इसरो ने इससे पहले वन वेब के 36 उपग्रहों को 23 अक्टूबर 2022 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। आगे बढ़ते हैं। इसरो ने इस लॉन्च के लिए जिस विशालकाय LVM-3 रॉकेट का प्रयोग किया, उसमें जो तकनीकी प्रयोग की गई है वो गगनयान मिशन में भी प्रयुक्त की जानी है आगे चल करके, ठीक है। इस रॉकेट में S-200 मोटरों का प्रयोग किया गया है, ये याद रखेंगे। S-200 मोटरों का प्रयोग इसमें किया गया है और यही यूज़ जो है किसमें किया जाएगा, गगनयान मिशन में किया जाएगा। 43.5 मीटर लंबा और 643 टन वजनी LVM-3 श्रीहरिकोटा स्थित रॉकेट पोर्ट के दूसरे लॉन्च पैड से इसको छोड़ा गया था। LVM-3 एक 3 स्टेज अंतरिक्ष प्रक्षेपण वाहन है जो उपग्रहों को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट्स में लॉन्च करने के लिए संचालित किया जाता है। 643 टन वजनी 3 चरणों वाला रॉकेट का पहला चरण तरल ठोस ईंधन से संचालित है। 2 स्ट्रैप ऑन मोटर हैं। दूसरे चरण की बात करेंगे तो ये तरल ईंधन से संचालित है और तीसरा चरण जो है इसमें क्रायोजेनिक इंजन्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो ईंधन के रूप में क्या यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यूज़ करते हैं। वन वेब के लिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का ये दूसरा मिशन था। इसमें ब्रिटिश सरकार, भारत की भारतीय इंटरप्राइजेज, फ्रांस की यूटेलसेट, जापान के सॉफ्ट बैंक, अमेरिका के ह्यूज नेटवर्क्स और दक्षिण कोरियाई डिफेंस कंपनी हनवा की हिस्सेदारी है। लद्दाख और मयूरभंज जो हैं विश्व के महानतम स्थानों में इनको स्थान दिया गया है, जगह दी गई है। अमेरिकी पत्रिका टाइम ने वर्ष 2023 के लिए विश्व के महानतम स्थानों की वार्षिक सूची जारी की है, जिसमें 50 स्थानों पर अलग अलग जगहों के नाम दिए गए हैं। इस सूची में भारत के लद्दाख और उड़ीसा के मयूरभंज जिले को शामिल किया गया है। लद्दाख को 31वें स्थान पर रखा गया है 50 स्थानों की सूची में और मयूरभंज को 32वें स्थान पर रखा गया है। टाइम की वरिष्ठतम संपादक कौन है? एम्मा बारकर बोनामो, इनका नाम याद रखेंगे। मयूरभंज के बारे में बात करते हुए पत्रिका ने कहा कि यह अत्यधिक दुर्लभ काले बाघ को देखने के लिए पृथ्वी पर एकमात्र स्थान है और इसी कारण इसको इस पत्रिका के द्वारा जो 50 स्थानों की सूची जारी की गई है उसमें इसको स्थान दिया गया है। टाइम ने लद्दाख के पहले गांव का उल्लेख किया है जिसे भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व जो है नामित किया गया है।
लद्दाख आश्चर्यजनक अल्पाइन परिदृश्य और तिब्बती बौद्ध संस्कृति के लिए टाइम की सूची में शामिल किया गया है। तो टाइम की सूची में विश्व के शीर्ष 5 स्थल यहाँ पर इनको देखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले स्थान पर इस सूची में रखा गया टम्पा नामक स्थान को, जो कि अमेरिका का है। लिएमेट घाटी, ये भी अमेरिका की है, दूसरे स्थान पर। रियो ग्रांडे, ये तीसरे स्थान पर है, ये नॉर्थ अमेरिका में आता है। टक्सन, ये भी अमेरिका में है। और पांचवा येसोमाइट राष्ट्रीय उद्यान, ये भी अमेरिका में है। तो 5 के 5 स्थान जो है वो अमेरिका से रिलेटेड हैं। इस सूची में मिस्र के गीज़ा और सक्कारा, फ्रांस के डाइजन के फूड हबों को भी शामिल किया गया है। उत्तराखंड में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर टेलीस्कोप ILMT का उद्घाटन किया गया है। यहाँ से देखेंगे केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 21 मार्च 2023 को उत्तराखंड के देवस्थल में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया। तो इसका नाम आप याद रखेंगे, ये कहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया है। यह दूरदर्शी टेलीस्कोप भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत स्वायत्त संस्थान AREES उत्तराखंड के नैनीताल जिले में देवस्थल स्थित वेधशाला परिसर में 2450 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। टेलीस्कोप में प्रकाश को एकत्रित करने और केंद्रित करने के लिए तरल पारे की एक पतली परत से बना 4 मीटर व्यास का घूमने वाला दर्पण भी लगा हुआ है। जापान के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा। जापान के प्रधानमंत्री, जिनका नाम है फुमियो किशिदा, ये अक्टूबर 2021 में जापान के प्रधानमंत्री बने और जापान के प्रधानमंत्री बनने के बाद में अपनी पहली विदेश यात्रा पर 19-20 मार्च 2023 को ये भारत आए और इन्होंने 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर की बैठक में जो है हिस्सा लिया। दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच में वार्षिक शिखर वार्ता के दौरान 2 समझौतों पर भी हस्ताक्षर हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत जापान औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता भागीदारी की स्थापना का उल्लेख किया है। इस भागीदारी के दौरान, इस बैठक के दौरान मोदी ने कहा कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना पर भी हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। भारत और जापान वर्ष 2023 को टूरिज्म एक्सचेंज वर्ष के रूप में मना रहे हैं। इसके लिए दोनों देशों ने कनेक्टिंग हिमालयाज विद माउंट फूजी नाम का एक थीम चुना है। तो ये थीम का नाम आपको याद रखना है। और 2023 को भारत और जापान दोनों जो है किसके रूप में मना रहे हैं? टूरिज्म एक्सचेंज ईयर के रूप में इनको मना रहे हैं। इसकी थीम यहाँ पर आपको दे रखी है। शिखर वार्ता के दौरान जो 2 समझौते जिनके बारे में भी हम बात कर रहे थे, उसमें से पहला है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए ऋण की चौथी किस्त को लेकर पहला समझौता है। इसके लिए जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी 100 अरब येन का कर्ज जो है वो भारत को देगी, जो लगभग 18,000 करोड़ रुपए के आसपास होगा। इससे जुड़े जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे उन दोनों का आदान प्रदान जो है दोनों पक्षों में यहाँ पर किया गया है। 2017 में मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का निर्माण शुरू हुआ था। इसके लिए 80% राशि JICA द्वारा सस्ती ऋण के रूप में दी जा रही है। दूसरा समझौता की अगर बात करें तो ये हुआ है जापानी भाषा को सीखने को लेकर के। हालांकि ये समझौता 2017 में ही हो गया था, लेकिन अभी इसको नवीनीकृत किया गया है, इसका नवीनीकरण किया गया है। भारत और जापान के बीच में मजबूत आर्थिक संबंध हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 में दोनों देशों के बीच में $20.57 अरब का व्यापार हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा। अब इसमें से मैं आपको ये बताते चलूँ कि आपको याद रखने की चीज़ें कौन सी हैं। मैं आपको यहाँ से बताते चल रहा हूँ, लेकिन जो जो चीज़ें मैंने हाईलाइट कर रखी हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है विशेष रूप से, ठीक है। तो इस पर आप फोकस करते चलेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़, इन्होंने 8 से लेकर के 11 मार्च 2023 के बीच में भारत की राजकीय यात्रा की है। और इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री अल्बनीज़ और भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने 10 मार्च 2023 को प्रथम भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। प्रथम भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन पर संयुक्त बयान जारी किया गया। दोनों देशों के बीच में ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौते को जो है यहाँ पर एक रूप दिया गया है। इसके तहत दोनों देशों के निजी, अर्ध सरकारी या सरकारी संस्थान एक साथ फिल्मों का निर्माण करने के लिए एक जो अनुबंध है वो भी जो है, इस पर भी सहमति व्यक्त की गई है। और इसके साथ साथ खेलों में सहयोग पर भी समझौता जो है दोनों देशों में हुआ है।
प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर सीरीज के चौथे मैच का पहले दिन का जो खेल था टेस्ट मैच का, वो भी देखा था। और गुजरात में प्रवास के दौरान ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने डीकिन यूनिवर्सिटी की एक सभा में हिस्सा लिया, जो भारत में एक विदेशी परिसर खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। भारत में अपना पहला विदेशी परिषद खोलने वाला विदेशी विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये डीकिन यूनिवर्सिटी है। वर्तमान यात्रा के दौरान पीएम अल्बनीज भारत के स्थानीय रूप से निर्मित विमान वाहक पोत, जिसका नाम है आईएनएस विक्रांत, इसका दौरा करने वाले पहले विदेशी नेता बने हैं। ठीक है, तो ये पहले विदेशी नेता हैं जिन्होंने आईएनएस विक्रांत का जो है दौरा किया है। दिसंबर 2022 में लागू भारत ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए के अनुसार ऑस्ट्रेलिया से भारत को 85% से अधिक माल निर्यात अब टैरिफ फ्री होगा। वहीं भारत से ऑस्ट्रेलिया को जो निर्यात किया जाएगा वो 96% टैरिफ मुक्त होगा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है यहाँ से। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को इस साल सितंबर तक तालिस्मान सेबर अभ्यास में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। इस अभ्यास का नाम याद रखेंगे, ये जो है ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होगा और भारत को इसके लिए इनवाइट किया गया है। 2021 में दोनों देशों के बीच में जो व्यापार हुआ, द्विपक्षीय व्यापार हुआ, वो कितना था? 27.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर, जिसके अगले 5 वर्षों में 50 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की संभावना बताई जा रही है। वित्तीय वर्ष 2022 में भारत ऑस्ट्रेलिया का 9वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। देश का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म धारवाड़ में, ठीक है, कर्नाटका में 12 मार्च 2023 को कर्नाटक के धारवाड़ जिले के श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी जी हुबली स्टेशन पर दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म राष्ट्र को समर्पित किया गया। यह किस रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है? दक्षिण पश्चिम रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है। लंबाई है इसकी 1507 मीटर। इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने भी 2 मार्च 2023 को मान्यता प्रदान कर दी है। कुल खर्चा इस पर कितना आया? 20 करोड़ रुपए का। प्रधानमंत्री ने सबसे लंबे प्लेटफॉर्म से इलेक्ट्रिक इंजन वाली 2 ट्रेनों, जिनके नंबर यहाँ पे दे रखे हैं 17317 और 07335, तो दोनों ट्रेनों, जो पहली वाली है 17317, ये हुबली दादर एक्सप्रेस है, और दूसरी वाली जो है ये बेलगावी सिकंदराबाद जंक्शन एक्सप्रेस है। इन दोनों ट्रेनों को पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखा करके यहाँ से रवाना किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने धारवाड़ शहर में 852 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित देश के पहले इको फ्रेंडली ग्रीन आईआईटी कैंपस का भी उद्घाटन किया है। महाराष्ट्र हाईवे पर दुनिया का पहला बांस क्रैश बैरियर स्थापित करने वाला स्टेट बना है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर और यवतमाल जिलों को जोड़ने वाले राजमार्ग पर दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर स्थापित किया गया है, इसको याद रखेंगे। नागपुर में बांस दुर्घटना अवरोधक को बाहुबली नाम दिया गया है। ठीक है, इस अवरोध को बनाने में उपयोग की जाने वाली बांस की प्रजाति का नाम क्या है? बम्बुआ बल्कोवा, जिसे क्रेओसोट तेल के साथ में उपचारित किया गया है और पुनर्चक्रित उच्च घनत्व वाली पॉली एथिलीन के साथ में इसको लेपित किया गया है। तो ये जो बाम्बू कैश बैरियर जो है, इसे वाणी वरोरा राजमार्ग, जिसको NH 960 कहा जाता है, विदर्भ महाराष्ट्र में इसको स्थापित किया गया है। यह बैम्बू क्रैश बैरियर, जिसे बाहुबली का नाम दिया गया है, ये पीथमपुर इंदौर में नेशनल ऑटोमेटिव टेस्ट ट्रैक्स जैसे विभिन्न सरकारी संस्थानों में कठोर परीक्षण इसका पहले किया गया। इसके साथ ही रुड़की में सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट में आयोजित फायर रेटिंग टेस्ट के दौरान इसको स्टडी 1 का दर्जा भी दिया गया। क्रैश बैरियर राजमार्ग के किनारे लगाए जाते हैं, जिससे कोई तेज़ रफ्तार वाहन अनियंत्रित होकर के सड़क से नीचे न जा सके। अब बात करते हैं असम के चराईदेव मैदान के विषय में, जो कि हाल ही में सुर्खियों में रहा है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने हाल ही में चराईदेव मैदान को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित करने के लिए यूनेस्को को एक प्रपोजल भेजा है, और चराईदेव मैदान को भारत में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की टेंटेटिव लिस्ट की 52 साइटों में स्थान दिया गया है। अगर आगे चल करके असम की साइट को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में चुन लिया जाता है, तो सांस्कृतिक श्रेणी के तहत ये नॉर्थ ईस्ट की इंडिया की पहली साइट के रूप में जानी जाएगी। तो चराईदेव का जो ये मैदान है, ये असम के पुराने राजवंश अहोम साम्राज्य से संबंधित है। इसकी स्थापना किसने की थी? चाओ लुंग सियू का फा। कब की थी? 1253 में। इसे असम के पिरामिड के रूप में भी जाना जाता है। चराईदेव को अहोम राजवंश के टीले वाली दफन प्रणाली, जिसको माउंट बरियल सिस्टम कहते हैं, इसके रूप में देखा जाता है। चराईदेव मैदान अहोम सम्राट की कब्रगाह थी
और इसके साथ साथ ये अहोम समुदाय के लिए एक पवित्र स्थान के रूप में भी देखी जाती है। चराईदेव मैदान का महत्व असम के अहोम समुदाय के बीच में बहुत अधिक है। यह अहोम राजवंश की पहली राजधानी हुआ करती थी। अहोम समुदाय से जुड़े लोगों ने 18वीं शताब्दी में हिंदू रीति रिवाजों से दाह संस्कार पद्धति को शुरू कर दिया था। दाह संस्कार करने के बाद में जो राख होती थी या राख के जो अवशेष होते थे उनको ये चराईदेव के मैदान में दफनाने का काम करते थे। इंडियन स्टेट्स एनर्जी ट्रांजिशन हाल ही में ऊर्जा अर्थशास्त्र और वित्तीय विश्लेषण संस्थान IEEFA और एम्बर ने एनर्जी ट्रांजिशन इंडियन स्टेट्स की रिपोर्ट जारी की है। 2023 के लिए इंडियन स्टेट एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट में 16 भारतीय राज्यों का विश्लेषण किया गया है, जो देश की कुल ऊर्जा खपत का 90% हिस्सा है। इस प्रदर्शन का विश्लेषण करने के लिए स्टेट्स इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिशन SET नामक एक स्कोरिंग प्रणाली तैयार की गई है। और ये जो विश्लेषण किया गया है 4 आयामों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। पहला है पावर सिस्टम का प्रदर्शन, डीकार्बोनाइजेशन, पावर इकोसिस्टम की तैयारी और नीतियां, और राजनीतिक प्रतिबद्धता। ये 4 आयाम हैं जिनके आधार पर इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। ऊर्जा संक्रमण या एनर्जी ट्रांजिशन, सौर, पवन, साथ ही लिथियम आयन बैटरी जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उत्पादन और खपत के लिए जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली संयंत्रों से ऊर्जा क्षेत्र का वैश्विक बदलाव है। रिपोर्ट के कुछ मुख्य बिंदु उनको देखते हैं। कर्नाटक और गुजरात जो हैं स्वच्छ बिजली के लिए भारत के परिवर्तन में सबसे अधिक प्रगति करने वाले राज्य हैं। दोनों स्टेट्स का नाम याद रखेंगे, कर्नाटक और गुजरात। ट्रैकिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी 4 आयामों में अच्छा प्रदर्शन करने वाला एकमात्र स्टेट जो है वो कर्नाटक है। जो 4 आयाम जिनके आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की गई है, उन सभी 4 आयामों में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस जिस स्टेट ने किया है वो है कर्नाटका। बिजली क्षेत्र को डीकार्बोनाइज करने के मामले में कर्नाटक के बाद में गुजरात का स्थान है। गुजरात दूसरे स्थान पर आता है। और जैसे अभी हम बात कर रहे थे, ओवरऑल चारों आयामों में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला स्टेट कौन सा है? कर्नाटका है। और चारों आयामों में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने के मामले में दूसरे स्थान पर राजस्थान है। तो कर्नाटक पहले स्थान पर है, राजस्थान दूसरे स्थान पर है। मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली स्काई UTM, जिसके बारे में जानते हैं। 8 फरवरी 2023 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने स्काई UTM का अनावरण किया है। दुनिया में सबसे अत्याधुनिक मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली के रूप में इसको देखा जाएगा। स्काई UTM एक हवाई यातायात प्रबंधन प्रणाली है। यह प्रति घंटे 4000 उड़ानें और प्रतिदिन 96,000 उड़ानें संभालने में, उनको ट्रैक करने में सक्षम है। गुरुग्राम स्थित ड्रोन डिलीवरी कंपनी स्काई एयर मोबिलिटी ने इस मानव रहित हवाई यातायात प्रबंधन प्रणाली को विकसित किया है। इसको विकसित किसने किया है? ये किया है स्काई एयर मोबिलिटी ने। ओडिशा देश का पहला झुग्गी मुक्त राज्य बन गया है। ओडिशा सरकार ने भारत में पहला झुग्गी मुक्त राज्य बनने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा किया है। इसके तहत राज्य की सभी झुग्गियों को अपग्रेड करने के लिए जगह मिशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो ये ध्यान रखेंगे, जगह मिशन कार्यक्रम किससे संबंधित है? ये उड़ीसा सरकार के झुग्गी मुक्त जो पहल चल रही है उससे संबंधित है। इस मिशन के जरिए 5 वर्षों में 1,75,000 परिवारों को भूमि पट्टा प्रदान किया गया है। वर्ष 2019 में उड़ीसा की जगह मिशन को झुग्गी वासियों को भूमि सुरक्षा प्रदान करने के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। आगे देखते हैं। इस पहल ने यह अवार्ड दूसरी बार जीता है। जगह मिशन उड़ीसा में चलाया जा रहा एक स्लम अपग्रेडिंग प्रोग्राम है, जिसकी मदद से झुग्गी वासियों के जीवन को सशक्त बनाने का काम किया जा रहा है। राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नाम अब क्या रख दिया गया है? अमृत उद्यान। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में सरकार ने राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नाम चेंज करके अमृत उद्यान कर दिया है। 27 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका जो है नामकरण किया है। 4 महीने पहले सितंबर 2022 में ही सरकार ने नई दिल्ली स्थित राजपथ, जो पहले किंग्स वे कहलाता था, उसका नाम बदल करके अब क्या कर दिया है? कर्तव्य पथ। ठीक है, तो राजपथ जो था उसका नाम कर्तव्य पथ हो गया है, और जो मुगल गार्डन था उसका नाम अमृत उद्यान कर दिया गया है। देश के सबसे लंबे एक्सप्रेस वे दिल्ली मुंबई के पहले फेज का उद्घाटन। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के पहले फेज दिल्ली दौसा लालसोट खंड को फरवरी 2023 को राष्ट्र को समर्पित किया। लंबाई इसकी 246 किलोमीटर है, और इसको बनाने में या इसको विकसित करने में जो लागत आ रही है वो है 12,150 करोड़। विशेषताएं देखते हैं इसकी। जब इसका निर्माण हो जाएगा
तो निर्माण के बाद में ये भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा, जिसकी कुल लंबाई होगी 1386। ठीक है, ये 246 किलोमीटर जो आपको बताया जा रहा था यहाँ पे, ये इसके पहले पहले वाले फेज़ की लंबाई है। ठीक है, ओवरऑल जब ये बन करके तैयार हो जाएगा, पूरी लंबाई इसकी होगी 1386 किलोमीटर। इसके पूरे निर्माण के बाद में दिल्ली मुंबई के बीच में यात्रा की दूरी 1424 किलोमीटर से घट करके 1242 किलोमीटर हो जाएगी, जो कुल दूरी में 12% की कमी को दर्शाता है। ये जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, देश के 6 स्टेट्स जिनके नाम है दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर के गुजरेगा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके साथ साथ ये कुछ अन्य क्षेत्रों को भी कवर करेगा, जैसे जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, कोटा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, इंदौर, भोपाल, उज्जैन, वडोदरा और सूरत। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्टेट्स इंपॉर्टेंट है। स्टेट्स के नाम आप याद रखेंगे, ये 6 स्टेट से होकर के गुजरेगा। यह हरियाणा के सोहना से स्टार्ट होकर के मुंबई के पास मीरा भायंदर के आसपास समाप्त होगा। यह एक्सप्रेसवे 93 पीएम गतिशक्ति आर्थिक नोड्स, 13 बंदरगाहों, 8 प्रमुख हवाई अड्डों और 8 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को एक्सेस प्रदान करेगा। साथ ही जेवर एयरपोर्ट, नवी मुंबई एयरपोर्ट जैसे एयरपोर्ट्स को भी एक्सेस प्रदान करेगा। इसरो का सबसे छोटा रॉकेट, नाम याद रखेंगे, SSLV-D2, इसको लॉन्च कर दिया गया है। 10 फरवरी 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV-D2 की दूसरी विकासात्मक उड़ान को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। 3 उपग्रह EOS-7, जानूस-1 और आजादी सेट 2 के साथ में SSLV रॉकेट को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से क्या कर दिया गया, प्रक्षेपित कर दिया गया। अब 120 टन वजनी, 34 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा SSLV-D2, ये इसके क्या हैं, मापदंड हैं। इसका वजन 120 टन है, 34 मीटर इसकी लंबाई है, 2 मीटर चौड़ा है। इसके साथ साथ जो 3 उपग्रह इसके साथ भेजे गए हैं उनको देख लेते हैं। EOS-7 इसको इसरो द्वारा डिजाइन किया गया है, उसी के द्वारा ये विकसित किया गया है। दूसरा जो जानूस-1 था, ये अमेरिका के एंटारेस का सैटेलाइट है। और आज़ादी सेट 2 जो है, ये चेन्नई के स्पेस स्टार्टअप स्पेस किड्स के द्वारा इसको विकसित किया गया है। इसरो के सबसे छोटे रॉकेट SSLV-2 में पृथ्वी की निचली कक्षाओं में 500 किलोग्राम के उपग्रहों को प्रक्षेपित करने की क्षमता है। तो ये यहाँ तक आपका हो गया क्या, जो नेशनल करंट अफेयर्स थे। अब इसके बाद में इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे इंडेक्स, बहुत सारी जो रिपोर्ट्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले देखते हैं विश्व सैन्य ताकत रैंकिंग 2023। तो दुनिया के देशों की रक्षा से जुड़ी जानकारी रखने वाली डेटा वेबसाइट, जिसका नाम है ग्लोबल फायर पावर, इसने 2023 में जुलाई में 145 देशों की 2023 मिलिट्री स्ट्रेंथ लिस्ट जारी की है। और इसके साथ भारत जो है वो दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्ति वाला देश जो है इसमें दिखाया गया है। अमेरिका जो है इस सूची में सबसे पहले स्थान पर है। भारत जो है सैन्य शक्ति के मामले में चौथे स्थान पर है। इस रैंकिंग में अमेरिका के बाद में रूस का स्थान दूसरा है और चाइना का स्थान तीसरा है। चौथे स्थान पर भारत है। तो अमेरिका, रूस, चीन और भारत, इस तरीके से क्रम याद रखेंगे। ग्लोबल फायर पावर की ओर से जारी इस सूची में कमजोर सैन्य शक्ति वाले देशों को भी शामिल किया गया है, जिसमें भूटान और आइसलैंड जैसे देश भी शामिल हैं। भारत सैन्य शक्ति के मामले में ब्रिटेन और इटली जैसे यूरोपीय देशों से ऊपर है। इस सूचकांक का मूल्यांकन 60 से अधिक कारकों के आधार पर किया गया है। यहाँ पर ये सूची दी जा रही है आपको, जिसमें कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्ति वाले 10 देशों को दिखाया गया है। और ये आप पहले जान ही चुके हैं कि USA सबसे पहले स्थान पर है सैन्य शक्ति के मामले में। दूसरा स्थान रसिया का है, तीसरा चीन का है, चौथा भारत का है। इनकी रैंक जो है देख सकते हैं आप यहाँ से। इसके साथ साथ भारत के पड़ोसी देशों में बात करें तो पाकिस्तान की रैंक जो है इस सूची में 7वीं है। दुनिया के सबसे कमजोर सैन्य शक्ति वाले 10 देशों में बात करें तो सबसे अंतिम स्थान पर यहाँ पर भूटान को रखा गया है। तो ये भी याद रखेंगे, सबसे अंतिम स्थान पर भूटान है, सबसे पहले स्थान पर USA है और भारत की रैंकिंग जो है वो चौथी है। नाटो शिखर सम्मेलन 2023, 11-12 जुलाई 2023 को विलियस, लिथुआनिया में नाटो का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। और फिनलैंड जो है नाटो के नए सदस्य के रूप में पहली बार इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुआ है। तो इसको याद रखेंगे, फिनलैंड। इससे पहले यह सम्मेलन 29-30 जून 2022 के बीच में मैड्रिड, स्पेन में आयोजित किया गया था। इसमें नाटो की फुल फॉर्म आपको पता ही है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो नाटो देशों के राष्ट्र प्रमुख जितने भी हैं और सरकार के जो भी प्रतिनिधि थे उन्होंने इसमें हिस्सा लिया था। नाटो की स्थापना सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत पर वर्ष 1949 में वॉशिंगटन संधि के द्वारा की गई थी।
संधि की धारा 5 के अनुसार, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, संधि की धारा 5 के अनुसार किसी एक सदस्य पर अगर कोई देश हमला कर देता है तो इस संधि के तहत जितने भी देश इसमें शामिल हैं, नाटो के जितने भी देश हैं, वे सभी देश जो है उसकी क्या करेंगे, सहायता करेंगे। यह पश्चिमी देशों का एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है। वर्तमान में नाटो के कितने सदस्य देश हैं? 31 हैं। मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम में। और वर्तमान इसके जो महासचिव हैं वे हैं जेंस स्टॉल्टेनबर्ग। ठीक है, इतनी जानकारी आपको यहाँ से याद रखनी है। उल्लेखनीय है कि दिसंबर 2019 में नाटो संगठन के नेताओं ने भूमि, समुद्र, वायु और साइबर स्पेस के बाद में अंतरिक्ष को संचालन का 5वां क्षेत्र घोषित किया है। तो ये 5 क्षेत्र जो है जिनमें कि जो नाटो के सदस्य देश हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, सहयोग प्रदान करते हैं। तो उनके नाम आपको पता होना चाहिए, ज़मीन पर, समुद्र में, वायु में, साइबर स्पेस में और अंतरिक्ष में। संयुक्त अरब अमीरात एशिया प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्यवेक्षक बनने वाला पहला अरब देश बन गया है। इसका नाम आपको याद रखना है। 12 जुलाई 2023 को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स स्टाइल क्षेत्रीय निकाय और मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया प्रशांत समूह की बैठक में यूएई ने पर्यवेक्षक के रूप में जो है हिस्सा लिया। यही इंपॉर्टेंट है इसमें। इसके साथ साथ आप ये भी याद रखेंगे कि एपीजी पूर्ण सत्र में भाग लेने वाले यूएई प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया? ये हामिद अल जाबी के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसके ये प्रतिनिधि थे यूएई की तरफ से। इसके बाद में यूके सीपीटीपीपी में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश बना है यूनाइटेड किंगडम। जुलाई 2023 में ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता, जिसको सीपीटीपीपी के नाम से जाना जाता है, इसमें शामिल होने वाला यूनाइटेड किंगडम जो है ये पहला यूरोपियन कंट्री बन गया है। सीपीटीपीपी 8 मार्च 2018 को सैंटियागो चिली में 11 देशों के बीच में हुआ एक मुक्त व्यापार समझौता है, जिसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच में व्यापार किए जाने वाले वस्तुओं पर टैरिफ को समाप्त करना है। वर्तमान में एक यूरोपीय देश यूके इसमें शामिल हो गया है और कुल मिलाकर के अब इसमें 12 देश शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, पेरू, सिंगापुर और वियतनाम। हालांकि अमेरिका वर्ष 2017 में इस समझौते से अलग हो गया था, फिर शेष बचे 11 देशों को समझौते को एक पुनः नया रूप देना पड़ा था। यानी वर्तमान में अमेरिका इसमें शामिल नहीं है। पहले इसमें 12 थे, अमेरिका इससे अलग हो गया तो 11 बचे। अब इसमें यूके शामिल हो गया तो फिर दोबारा से 12 हो गए हैं। ठीक है, तो ये जानकारी आपको यहाँ से याद रखनी है। टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023, ये 3 जुलाई 2023 को टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी की गई, जिसमें दुनिया के 50 वर्ष से कम पुराने सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि 2023 की सूची में किस यूनिवर्सिटी को शीर्ष स्थान मिला है? तो नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर, इसको पहला स्थान मिला है। शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में भारत के केवल 3 विश्वविद्यालय हैं। कौन कौन से हैं? महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी केरला, इसको 77वीं रैंक मिली है। जेएसएस एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च मैसूर, इसको 79th रैंक मिली है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे सूलिनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेज, इसको 91वीं रैंक मिली है। वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष 10 में हांगकांग के 3 संस्थान हैं और शीर्ष 20 में, मतलब टॉप 20 जो यूनिवर्सिटी है उसमें फ्रांस की 5 संस्थान हैं। इस वर्ष की रैंकिंग में 104 देशों और क्षेत्रों के 1799 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है और इनकी जो रैंकिंग तैयार की गई है वो 13 परफॉर्मेंस इंडेक्सेस के आधार पर तैयार की गई है। मतलब 13 चीज़ों में इनका परफॉर्मेंस देखा गया है, तो वो जो है इनके संकेतक हैं। द यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में वैश्विक स्तर पर 605 यूनिवर्सिटीज़ में भारत के कुल 45 संस्थानों का मूल्यांकन किया गया है और पिछले वर्ष की सूची में 539 ओवरऑल संस्थान थे, जिसमें से 40 भारतीय संस्थान शामिल थे। इस साल 45 भारतीय संस्थानों को शामिल किया गया है। सबसे ज़्यादा जो संस्थान हैं वो किस देश से हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये 47 संस्थान हैं तुर्की के। इसके बाद में भारत का स्थान है, 45 जो है संस्थान है भारत के, और तीसरे स्थान पर इस क्रम में आता है ईरान, जिसके 39 संस्थानों को इसमें शामिल किया गया है। न्यूजीलैंड प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है। एकल उपयोग प्लास्टिक के खिलाफ सरकार के अभियान के तहत प्रतिबंध में प्लास्टिक स्ट्रॉ और चांदी के बर्तन भी शामिल हैं। इसके अलावा फार्मेसियों, आतिथ्य स्थल, स्वास्थ्य और विकलांगता सेवाओं जैसे कुछ जो प्रतिष्ठान हैं उनको इस प्लास्टिक के प्रयोग से जो है छूट दे दी गई है। न्यूजीलैंड की इस पहल का उद्देश्य है इसके खुद के 150 मिलियन टन वार्षिक प्लास्टिक बैग को रोकना।
दुनिया में हर साल 400 मिलियन टन प्लास्टिक का उत्पादन किया जाता है, जिसमें से 50% हिस्सेदारी सिंगल यूज़ प्लास्टिक की है, जिसको एक ही बार में यूज़ किया जाता है और उसके बाद में फेंक दिया जाता है। तो विश्व में सबसे ज़्यादा प्लास्टिक का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? अमेरिका के द्वारा किया जाता है। लगभग 42 मिलियन टन पर ईयर जो है अमेरिका प्लास्टिक का प्रोडक्शन करता है। भारत में हर साल लगभग 34 लाख टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है, जिसमें से लगभग 30% ही जो कचरा है उसको रिसाइकल किया जाता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023, 18 जुलाई 2023 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत 7 स्थानों का सुधार करके पिछले साल के 87वें स्थान से 80वें स्थान पर पहुंच गया। लास्ट ईयर जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स था उसमें भारत की रैंकिंग 87वीं थी। इस बार 2023 की रैंकिंग में भारत 80वें स्थान पर है। हालांकि भारतीय पासपोर्ट धारकों को वीज़ा मुक्त पहुंच की अनुमति देने वाले देशों की संख्या अपरिवर्तित बनी हुई है। मतलब इसका मतलब है कि भारत पिछले वर्ष जिन देशों में बिना वीजा के जा सकता था और 2023 में भी उन देशों की संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। हालांकि ओवरऑल रैंकिंग में भारत की में चेंजेस आया है। ठीक है, 7 स्थानों का इसको जो है सुधार देखने को मिला है, फायदा देखने को मिला है। अभी भारतीय पासपोर्ट के द्वारा 57 देशों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल के द्वारा यात्रा की जा सकती है। सूचकांक में 199 विभिन्न पासपोर्ट और 227 विभिन्न यात्रा गंतव्यों को शामिल किया गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 5 साल तक शीर्ष पर रहने वाला जापान इस वर्ष तीसरे स्थान पर खिसक गया है और पहले स्थान पर कौन आ गया है? सिंगापुर आ गया। याद रखेंगे, जापान अब तीसरे स्थान पर है, सिंगापुर पहले स्थान पर है। जो अब आधिकारिक तौर पर दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है, मतलब सिंगापुर के पासपोर्ट की बात हो रही है। और सिंगापुर के जो नागरिक हैं वो दुनिया के 227 देशों में से 192 यात्रा स्थलों पर बिना वीज़ा के यात्रा करने में सक्षम है। दूसरे स्थान पर जर्मनी, इटली और स्पेन संयुक्त रूप से बने हुए हैं। पहला स्थान सिंगापुर और कंबाइंड रूप से जर्मनी, इटली और स्पेन दूसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर आपका जापान है। जापान के साथ साथ में इस तीसरे रैंक पर ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, साउथ कोरिया और स्वीडन है। अब यहाँ पर वही रैंकिंग दे रखी है जो कि आप अभी देख चुके हैं, उसमें तो कोई अलग चीज़ नहीं है। सिंगापुर पहले स्थान पर है, जर्मनी, इटली, स्पेन दूसरे स्थान पर है और तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया, लग्जमबर्ग और स्वीडन है। तो इस तरीके से आप अब पहला ही याद रख लेंगे, वही बहुत है, और भारत की रैंकिंग याद रखें। ठीक है। हैंडले एंड पार्टनर्स ने एक विशेष नया शोध भी जारी किया है, जिसके परिणाम स्वरूप हैंडले ओपननेस इंडेक्स आया है। ठीक है, इसी के साथ में एक नया इंडेक्स भी इन्होंने जारी किया है, हैंडले ओपननेस इंडेक्स। यानी अभी तो हम बात कर रहे थे जो रैंकिंग थी कि कोई भी देश कितने देशों में बिना वीज़ा के जा सकता है, उसका पासपोर्ट कितना पावरफुल है। अब ये ओपननेस इंडेक्स है, मतलब किसी भी देश में कितने देशों के जो लोग हैं वो आ सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि कोई देश कितने देशों में वीज़ा मुक्त पहुंच की अनुमति देता है। यहाँ केवल 4 देशों को वीज़ा मुक्त पहुंच की अनुमति देने के लिए भारत को कुल देश में 94वां स्थान दिया गया। मतलब भारत एक ऐसा कंट्री है कि जो विश्व के केवल 4 देशों को अनुमति देता है कि हमारे यहाँ बिना वीज़ा के आ सकते हो। तो 94वां स्थान है ओवरऑल 97 कंट्रीज़ में से। सूचकांक में सबसे नीचे के 4 देश जिन्होंने किसी भी पासपोर्ट के लिए वीज़ा मुक्त पहुंच की अनुमति नहीं देने के लिए 0 अंक प्राप्त किया है, तो वे हैं अफगानिस्तान, ये किसी को बिना वीज़ा के नहीं आने देंगे। उत्तर कोरिया, ये भी नहीं आने देता है। पापुआ न्यू गिनी और तुर्कमेनिस्तान, ये 4 देश ऐसे हैं जिन्होंने सबसे नीचे इस रैंक में जो है जगह बनाई है। इंडेक्स में शीर्ष 20 सबसे खुले देशों में कंबोडिया को छोड़ करके सभी छोटे द्वीप राष्ट्र या अफ्रीकी राज्य हैं। 12 पूरी तरीके से खुले देश हैं जो दुनिया के सभी 198 पासपोर्टों पर वीज़ा मुक्त या वीज़ा ऑनलाइन अराइवल प्रवेश की पेशकश करते हैं। ये देश हैं बुरुंडी, कोमोरो द्वीप समूह, जिबूती, गिनी बिसाऊ, मालदीव, माइक्रोनेशिया, मोजाम्बिक, रवांडा, समोआ, सेसेस, तिमोर लेस्ते और तुवालू। इन देशों की इकॉनमी वैसे भी बहुत डाउन है, तो ये भी अगर वीज़ा का कहीं ना कहीं कह सकते हैं यहाँ पर वो लगा देंगे तो कोई नहीं आएगा यहाँ पे। तो ये ऐसे देश हैं जो कि वीज़ा मुक्त अराइवल की जो है पेशकश करते रहते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि इनके यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, देखने आएँ, टूरिस्ट आएँ, जिस वजह से इनकी इकॉनमी थोड़ी सी सुधार में आए। दुनिया में सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट धारक देशों में अफगानिस्तान सबसे अंतिम स्थान पर है। ठीक है। ये जो है 27 देशों में वीज़ा मुक्त पहुंच इसके पासपोर्ट पर मिलती है। तो याद रखेंगे, सबसे लास्ट में कौन है? अफगानिस्तान है। यहाँ से और क्या क्या ज़रूरी है, ये आ गया आपका ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023। ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है, 28 जून 2023 को जारी किया गया।
और यहाँ पर जो रैंकिंग दी गई है सूचकांक में 120 देशों की दी गई है, जिसमें से भारत 20 स्थानों के सुधार के साथ में 67वें स्थान पर पहुंच गया है। 2021 में सूचकांक में भारत 115 देशों में 87वें स्थान पर था। 20 स्थानों का सुधार भारत ने किया है। फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2023 शीर्षक वाली इस रिपोर्ट के अनुसार भारत और सिंगापुर एकमात्र प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं हैं जो स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और इक्विटी को संतुलित तरीके से आगे बढ़ाकर संक्रमण की गति को दिखा रहे हैं। चीन और इंडोनेशिया के साथ में भारत उन 55 देशों में भी शामिल है जिन्होंने एक दशक में अपने ईटीआई स्कोर में 10% से अधिक का सुधार किया है। और इस रिपोर्ट में स्वीडन एक बार फिर से शीर्ष पर बना हुआ है। इसके बाद है दूसरे स्थान पर डेनमार्क और नॉर्वे, और तीसरे स्थान पर है फिनलैंड और स्विट्जरलैंड। ठीक है, इसमें स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे पिछले एक दशक से शीर्ष 3 देशों में शामिल हैं। सूचकांक के शीर्ष 10 देशों में आइसलैंड 6वें स्थान पर है, फ्रांस 7वें स्थान पर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप फर्स्ट सेकंड रैंक याद रखेंगे। ऑस्ट्रिया 8वें स्थान पर है, नीदरलैंड 9वें स्थान पर है, एस्टोनिया 10वें स्थान पर है। यहाँ से सूची के द्वारा भी आप चीज़ों को देख सकते हैं। स्वीडन पहले स्थान पर, डेनमार्क दूसरे स्थान पर, नॉर्वे तीसरे स्थान पर है, फिनलैंड चौथे स्थान पर है और स्विट्जरलैंड इस ईटीआई रिपोर्ट में 5वें स्थान पर है। सूचकांक में भारत का ईटीआई स्कोर कितना है? 54.3, और यह 67th रैंक पर है इस रिपोर्ट में। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत के पड़ोसी देशों की रैंकिंग भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। चीन 17वें स्थान पर है, श्रीलंका 66वें स्थान पर है और पाकिस्तान 107वें स्थान पर है। सूचकांक में शामिल निम्नतम स्कोर वाले 5 देशों में देखेंगे तो सबसे अंतिम स्थान मिला है इस रिपोर्ट में यमन को, 120वीं रैंक है इसकी। अब यहाँ से ये सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ से आते हैं आपके ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। 20 जून 2023 को जारी विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में 146 देशों में लैंगिक समानता की स्थिति का मूल्यांकन किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत ने समग्र लैंगिक अंतराल को 64.3% कम किया है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में जेंडर इक्वालिटी के मामले में 146 देशों में भारत जो है वो 127वें स्थान पर है। इस सूची में सबसे शीर्ष स्थान पर है आपका आइसलैंड, इसके बाद में नॉर्वे और फिनलैंड, ये दूसरे तीसरे स्थान पर हैं। भारत ने 2022 संस्करण की तुलना में 2023 में 1.4% अंक और 8 स्थानों का सुधार किया है। यानी 2022 के इंडेक्स में भारत किस स्थान पर था? 135वें स्थान पर था। तो यहाँ पर सूची में देख सकते हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में सबसे पहले स्थान पर आइसलैंड है, फिर नॉर्वे है, फिर फिनलैंड है, न्यूजीलैंड है और स्वीडन है। ये टॉप 5 कंट्रीज़ हैं। भारत के लिए सब इंडेक्स, भारत ने शिक्षा के स्तर पर नामांकन में समानता प्राप्त कर ली है। मतलब जो एजुकेशन के लेवल पर अगर देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन में इक्वालिटी इंडिया ने प्राप्त कर ली है, लेकिन आर्थिक भागीदारी और अवसर पर केवल 36.7% समानता पहुंचा पाया है महिला और पुरुषों में। ठीक है, मजदूरी और आय में समानता में वृद्धि हुई है, लेकिन समान पूरी तरीके से नहीं हो पाई है। इसके अलावा भारत ने राजनीतिक सशक्तिकरण में प्रगति की है। इस क्षेत्र में आपकी 25.3% समानता दर्ज की गई है, जिसमें 15.1% सांसदों का प्रतिनिधित्व महिलाएं संसद में करती हैं। 95% समानता के साथ में स्वास्थ्य और जीवन रक्षा इंडेक्स के मामले में जन्म के समय लिंगानुपात 1.9% अंक से बढ़कर के 92.7% हो गया है। तो स्वास्थ्य और जीवन रक्षा के मामले में भारत ने अप्रत्याशित सुधार किया है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत की सब इंडेक्स रैंक, तो यहाँ पर आप देखेंगे आर्थिक भागीदारी और अवसर के मामले में 142वीं रैंक है, शिक्षा प्राप्ति के मामले में सुधार है, 26वीं रैंक है, स्वास्थ्य और जीवन रक्षा के मामले में 142वीं रैंक है और राजनीतिक अधिकारिता के मामले में 59वीं रैंक है। ठीक है, ये इसी जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के अंतर्गत ही ये उसके एक तरह से कह सकते हैं उप सूची है, उसकी उप इंडेक्स है, जिसमें अलग अलग रूप में भारत के विभिन्न क्षेत्रों को दिखाया गया है। विश्व आर्थिक मंच ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स सालाना 4 प्रमुख आयामों, ये 4 प्रमुख आयामों के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाती है, जैसे आर्थिक भागीदारी के अवसर, शैक्षणिक उपलब्धि, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता, इसके साथ साथ राजनीतिक सशक्तिकरण में लैंगिक समानता की वर्तमान स्थिति और विकास, इसका मापन जो है इसमें किया जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 देशों को 8 क्षेत्रों में बांटता है। 8 क्षेत्रों में, 8 क्षेत्र कौन से? यूरेशिया, मतलब यूरोप और एशिया को मिला करके यूरेशिया, और मध्य एशिया, पूर्वी एशिया और प्रशांत, यूरोप, लैटिन अमेरिका तथा कैरिबियन, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका,
दक्षिणी एशिया और उप सहारा अफ्रीका। यानी जो पूरी रिपोर्ट तैयार की गई है ये 8 क्षेत्रों के आधार पर तैयार की गई है। अब इन क्षेत्रों में देखेंगे आप तो यूरोप को ओवरऑल देखा जाए तो यूरोप में लैंगिक समानता कितनी है, 76.3% है। और इस वर्ष उत्तरी अमेरिका में 75% जो है समानता देखी गई है। तो इसको पार करके यूरोप जो है सभी 8 क्षेत्रों में सबसे पहले स्थान पर है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद में 2023 में ग्लोबल जेंडर गैप स्कोर जो है सभी 146 देशों के लिए बात करें 2022 में 68.1% से 0.3% अंक बढ़ करके कितना हो गया है, 68.4% हो गया है। जो ओवरऑल सभी 146 देशों के लिए समान संयुक्त रूप से बात की जा रही है। 2023 ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के अनुसार किसी भी देश ने अभी तक पूर्ण जेंडर समानता हासिल नहीं की है, ठीक है। 91.2% के साथ रैंकिंग में आइसलैंड जो है ये शीर्ष स्थान पर है और एकमात्र ऐसा देश बना हुआ है जिसने अपने जेंडर गैप को 90% से अधिक कम किया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आइसलैंड। 2017 से उपलब्ध आंकड़ों वाले 117 देशों में से 18 देश, जिनमें से प्रमुख हैं बोलीविया, फ्रांस, भारत, इन्होंने स्थानीय शासन में 40% से अधिक महिलाओं का प्रतिनिधित्व प्रदान किया है। तो लोकल गवर्नेंस में जो है भारत ने कितना सुधार किया है या उसका जो स्कोर है वो कितना है, तो 44.4%, ठीक है। इसको याद रखेंगे। रिपोर्ट के अनुसार लैंगिक अंतराल को कम करने की जो वर्तमान दर है इसके आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि पूर्ण लैंगिक समानता तक पहुंचने में, मतलब महिला और पुरुषों के बीच में जो गैप रहता है, ठीक है, लिंग के आधार पर जो भेदभाव है उसको पूरी तरीके से इक्वल करने में, पूरी तरीके से समान करने में अभी 131 वर्ष लग जाएंगे, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 नीति सलाहकार और अनुसंधान फर्म स्टार्टअप जीनोम द्वारा जून 2023 में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 दुनिया भर में स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र का व्यापक विश्लेषण प्रदान करती है। विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों में लाखों स्टार्टअप के डेटा के साथ में रिपोर्ट वैश्विक स्टार्टअप परिदृश्य में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। भारतीय शहर बेंगलोर, जिसने भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है, इसने पिछले वर्ष की तुलना में 2 स्थान ऊपर चढ़ते हुए सूची में 20वां स्थान प्राप्त किया है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 शीर्ष पारिस्थितिक तंत्र में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि शीर्ष 3 पारिस्थितिक तंत्र, सबसे पहले स्थान पर सिलिकॉन वैली है, दूसरे स्थान पर न्यूयॉर्क शहर है, तीसरे स्थान पर लंदन है। इसने 2020 से शीर्ष स्थान हासिल करते हुए अपनी स्थिति को बनाए रखा है। तो ये तीनों के नाम आपको याद रखने, ये शीर्ष पर हैं स्टार्टअप्स के मामले में। वहीं रिपोर्ट में अमेरिकी शहर बोस्टिंग और बीजिंग, जो कि चीन का शहर है, चीन की राजधानी है, ये टॉप 5 से बाहर हो गए, जिससे लॉस एंजल्स जो कि अमेरिका का शहर है ये चौथे स्थान पर आ गया है और तेल अवीव जो कि इजराइल का है ये 5वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही बोस्टन छठे और बीजिंग 7वें स्थान पर पहुंच गया। तो ये टोटल ओवरऑल लिस्ट दे रखी है। इसमें स्टार्टअप इकोसिस्टम वाले शहरों की सूची है। सबसे पहले स्थान पर सिलिकॉन वैली है अमेरिका की, न्यूयॉर्क शहर अमेरिका, तीसरे स्थान पर लंदन ब्रिटेन, चौथे स्थान पर लॉस एंजल्स अमेरिका, ठीक है। और भारत का जो शहर है बेंगलोर वो 20वें स्थान पर है, याद रखेंगे। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र में वृद्धि लगातार जारी है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में मुंबई 5 स्थानों का सुधार करने के साथ 31वें स्थान पर पहुंच गया है। बेंगलोर और दिल्ली दोनों ने 2-2 स्थानों की छलांग लगाई है। बेंगलोर 20वें स्थान पर है और दिल्ली 24वें स्थान पर। तो तीनों जो शहर हैं, प्रमुख शहर हैं, इनके नाम आप याद रखेंगे। मुंबई जो है 31वें स्थान पर है, बेंगलोर 20वें स्थान पर है और आपका दिल्ली 24वें स्थान पर है स्टार्टअप इकोसिस्टम के मामले में। पारिस्थितिकी तंत्र पुणे, इसने काफ़ी प्रगति की है। जो पिछले वर्ष की रैंकिंग 51 से लेकर के 60 से लेकर के 31-40 की सीमा में पहुंच गया। पहले 50 से 60 के बीच में रैंकिंग रहती थी इसकी, अब 30 से 40 के बीच की रेंज में जो है आपका पुणे पहुंच गया है। सिंगापुर ने शीर्ष 10 में प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज करते हुए 10 स्थानों के सुधार के साथ में 8वां स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। सिंगापुर ने 8वां स्थान प्राप्त किया है। इसके अतिरिक्त मियामी अमेरिका ने भी उल्लेखनीय प्रगति की और 23वें स्थान तक पहुंचने के लिए 10 स्थानों का सुधार करके दृढ़ता से खुद को शीर्ष 30 पारिस्थितिक तंत्रों में स्थापित किया है। शीर्ष 100 उभरते इकोसिस्टम का इकोसिस्टम मूल्य सामूहिक रूप से 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है। मतलब टॉप जो 100 इकोसिस्टम है उनमें जो भी स्टार्टअप्स हैं उनका जो एक सामूहिक मूल्य दिखाया गया है कि कितना हो सकता है, तो एक ऑन एन एवरेज इसमें बताया गया है कि 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से जो है अधिक इनका जो है सामूहिक मूल्य है। यूरोप उभरते इकोसिस्टम रैंकिंग में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला क्षेत्र है। सबसे ज़्यादा जो
कह सकते हैं उभरते हुए इकोसिस्टम है वो यूरोप में है। 2022 के बाद में इसकी हिस्सेदारी 37% से बढ़कर के 41% हो गई है पूरे विश्व में। ठीक है। स्टार्टअप जीनोम प्रत्येक इकोसिस्टम के प्रदर्शन, वित्त पोषण, बाजार तक पहुंच, जुड़ाव, प्रतिभा, अनुभव और ज्ञान जैसे 6 कारकों को मापने का प्रयास करता है। ठीक है। तो ये हो गया आज का सेशन। आशा करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।